आज हम अपने इस सेशन में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर के। इसके पीछे के जो भी सेशन हुए थे उसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक कराया गया है। 17 क्वेश्चन से आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से है, पहले ये देखेंगे। फिर उस चैप्टर में से क्या हमसे पूछा गया है इसको देखेंगे, और जो चीज़ पूछा गया है फिर उसके ऊपर एक छोटी सी शॉर्ट समरी भी जानेंगे। फिर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है? सैलरी पेड इन कैश ड्यूरिंग द करेंट ईयर वाज ₹1 लाख। करेंट ईयर में जो सैलरी पेड किया गया वो कितना पे किया गया? 1 लाख रुपीज़। फिर करा है आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड वाज ₹4,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी है एट द एंड वाज ₹4,000, मतलब ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है। फिर करा पेड सैलरी इन एडवांस लास्ट ईयर। सैलरी एडवांस में पे किया गया, वो भी लास्ट ईयर में। पर्टेनिंग टू द करेंट ईयर वाज ₹4,200। इसका मतलब ये होता है कि पिछले साल में 4,200 रुपये की सैलरी एडवांस में पे कर दिया गया जो कि करेंट ईयर का था। ठीक है, 4,200। फिर बोला पेड इन एडवांस ड्यूरिंग करेंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर वाज 5,000। एक बार फिर से एडवांस में पे किया गया, कौन से ईयर में? ड्यूरिंग करेंट ईयर में। किस साल का? फॉर नेक्स्ट ईयर का 5,000, मतलब अगले साल का 5,000 रुपया इसी साल में ही पे कर दिया गया। फिर पूछा है द अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट किया जाएगा। तो क्वेश्चन आपका है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है ये बात करते हैं। ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है ये बात करते हैं। तो ये चैप्टर कौन सा बना? तो आप बोलेंगे कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का मतलब क्या हो गया? गैर व्यापारिक संस्था, मीन्स वो संस्था जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाई जाती है, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया। क्लियर? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ठीक उसी तरीके से इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इनकम साइड में 12 मंथ से रिलेटेड जो भी रेवेन्यू इनकम होता है, कौन सा इनकम? रेवेन्यू इनकम, उसको दिखाया जाता है। रेवेन्यू इनकम प्लस इसके साथ साथ चाहे वो कैश में रिसीव हुआ हो या फिर वो नॉन कैश हो, चाहे कैश में मिला हो और चाहे कैश में अभी ना मिला हो, दोनों ही केस में हम उसे अपना इनकम बनाएंगे। लेकिन कौन से ईयर का? तो जिस ईयर का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जा रहा है उस ईयर का। कहने का सेंस ये हुआ कि अगर 12 महीने का इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बन रहा है तो 12 महीने के ही केवल इनकम को दिखाना है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन को इनकम मिल चुकी हो और चाहे ना मिली हो, लेकिन उसे लिखा जाएगा। ऐसे ही एक्सपेंस की भी बात करें तो जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम शो करते हैं एक्सपेंडिचर साइड में, और वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस चाहे कैश में पे हुआ हो और चाहे नॉन कैश हो, चाहे कैश रहा हो
और चाहे नॉन कैश रहा हो, वो उस ईयर से रिलेटेड है तो फिर उसको कंसीडर किया जाएगा एज ए एक्सपेंस के रूप में। ठीक है, तो कुल मिला के हम ये कह लें कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में कितना अमाउंट दिखाएंगे। तो डेबिट साइड का मतलब होता है खर्चा। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड का मतलब क्या होता है, खर्चा। क्योंकि फॉर्मेट देखिए कुछ इस तरीके का बनता है। अगर आपको नहीं फॉर्मेट पता है तो जान लीजिए फॉर्मेट ऐसे ही बनता है। ये अमाउंट का डेबिट साइड होता है, ये अमाउंट का क्रेडिट साइड होता है। क्रेडिट साइड में इनकम को लिखते हैं और डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर को लिखते हैं। क्लियर हो गया। तो जब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय एक्सपेंडिचर साइड में हम 12 महीने का मीन्स उस अकाउंटिंग पीरियड का, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 8 ही महीने का बाद अकाउंट क्लोज हो रहा हो, है ना। तो जिस अकाउंटिंग पीरियड का ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बन रहा है उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड जितना एक्सपेंडिचर होगा वो पूरा दिखाया जाएगा, चाहे वो कैश में हो और चाहे नॉन कैश हो। बार बार एक वर्ड यूज हो रहा है कि सिर्फ उसी अकाउंटिंग पीरियड का ही एक्सपेंस दिखाया जाता है। अगर उस अकाउंटिंग पीरियड का वो एक्सपेंस नहीं है तो फिर उसको यहाँ नहीं दिखाना है। क्लियर हो गया। ये था बेसिक नॉलेज। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में मिलता है तो भैया देखिए एग्ज़ाम के टाइम में लॉन्ग मेथड से आंसर निकालेंगे तो बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। तो कुछ आपको शॉर्टकट ट्रिक जरूर होती है। अगर वो शॉर्टकट फार्मूला आपको मालूम हो तो बड़े आसानी से आप फटाक से आंसर दे ले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को रीड करते समय ही आप सर्कल करते चले जाएंगे। ठीक, तो इसको मिटाते हैं और यहीं पे बताते हैं कि कैसे आप उस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाने वाला अमाउंट पूछ रहा है या रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया जाने वाला अमाउंट पूछ रहा है। अगर आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाने वाला अमाउंट पूछ रहा है तो उस केस में सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, या फिर इसी को दूसरे नाम से लिखते हैं अमाउंट शोन एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, या तो आपके क्वेश्चन में ये बताएगा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना सैलरी पे किया गया, या फिर डायरेक्ट बताएगा ड्यूरिंग द ईयर में कितना पे किया गया। ठीक, इसके बाद इसमें आपको ऐड कर देना है करंट ईयर का जितना पेमेंट नहीं कर पाए हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं ये भी समझ लें। अमाउंट ये पेड वाला भी एक्सपेंस समझा रहे हैं, तो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर। अब ध्यान से समझिएगा, जितना आप पेमेंट कर दिए हैं करंट ईयर में वो तो पेमेंट हो ही गया। अब जितना पेमेंट करंट ईयर का नहीं कर पाए हैं वो भी तो उसी साल का एक्सपेंस है। बोलिए, अगर आपने सोचिए 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ पेमेंट अभी उस ईयर करना चाहिए है, तो फिर वो तो एक्सपेंस उस ईयर का तो है ही ना। तो उस केस में आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा उसको जोड़ देंगे और लेस कर देंगे जो प्रीपेड होगा करंट ईयर का, प्रीपेड ऑफ करंट ईयर, उसको लेस कर देंगे।
इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर में भी चले जाएंगे। अगर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का अमाउंट दिया है, चाहे आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड और चाहे प्रीपेड से रिलेटेड, तो करंट ईयर का जस्ट वो उल्टा होता है। करंट ईयर का जस्ट उल्टा होता है का मतलब क्या हो गया कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अगर जुड़ रहा है तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अगर होगा तो वो माइनस हो जाता है। आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस। और प्रीपेड ऑफ द करंट ईयर जो था वो लेस हुआ है, तो प्रीपेड ऑफ द प्रीवियस ईयर जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरीके से करने के बाद जो फाइनली अमाउंट फाइंड आउट आपको होगा, यही अमाउंट आप लिखेंगे शोन इन एक्सपेंडिचर साइड। सिर्फ ये फार्मूला अगर आपको मालूम है तो आपका कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए इसी फार्मूले पे हम पुट करते हैं इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को। क्वेश्चन में बोला है सैलरी पेड इन कैश ड्यूरिंग द करेंट ईयर वाज 1 लाख। करंट ईयर में 1 लाख रुपए की सैलरी पे किया गया। तो देखिए अमाउंट पेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर कितना रख लेते हैं, 1 लाख रुपया। फिर क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड वाज ₹4,000। यहाँ ये कुछ भी नहीं बताया कि ये करंट ईयर का है कि प्रीवियस ईयर का है, सिर्फ बोला है आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड वाज 4,000। इसका मतलब ये करंट ईयर की बात कर रहा है। और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो ये 4,000 यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर बोला है पेड सैलरी इन एडवांस। ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी एडवांस वर्ड यूज करें समझ जाइए वो प्रीपेड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रीपेड। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर ये प्रीपेड करंट ईयर का है तो माइनस कर देना है, और प्रीवियस ईयर का है तो प्लस कर देना है। तो पढ़ते हैं क्या बोला है, पेड सैलरी इन एडवांस लास्ट ईयर। लास्ट माने पिछले साल में पे किया, पर्टेनिंग टू द करेंट ईयर वाज 4,000। मतलब ये 4,200 की जो सैलरी है वो करंट ईयर का था, लेकिन इसका पेमेंट पिछले साल ही कर दिया गया। तो आपको बस देखना है कि पेमेंट कौन से साल में हो रहा है, पिछले साल में हो रहा है कि इस साल में हो रहा है। अगर पिछले साल में ही पेमेंट हो गया तो वो प्रीपेड बनेगा प्रीवियस ईयर का। अगर पेमेंट इस साल में हो रहा है तो वो प्रीपेड बनेगा करंट ईयर का। यहाँ पे बोला है पेड सैलरी इन एडवांस लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में सैलरी पे किया गया है तो मीन्स प्रीवियस ईयर में, तो ये प्रीपेड हो जाएगा किसका, प्रीवियस ईयर का। और आपने देखा है कि प्रीवियस ईयर का अगर प्रीपेड है तो उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। मीन्स 4,200 यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन, ये प्लस हो गया। फिर बोला है पेड इन एडवांस ड्यूरिंग करंट ईयर। ये एडवांस क्या बनेगा, प्रीपेड। और ये कब प्रीपेड बन रहा है, ड्यूरिंग करंट ईयर। करंट ईयर में पे कर रहा है तो ये प्रीपेड करंट ईयर का बन जाएगा। फॉर नेक्स्ट ईयर वाज ₹5,000। ये करंट ईयर का अगर प्रीपेड है तो करंट ईयर का प्रीपेड देखिए क्या लिखे हुए हैं, करंट ईयर के प्रीपेड को क्या कर देना है, लेस। ये 5,000 क्या हो जाएगा, लेस। ठीक है। फिर लिखा है द अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर कुछ भी नहीं, तो डैश हो जाएगा। अब हम इनको जोड़ देंगे, 1 लाख में 4 जोड़ेंगे तो 1,04,000, फिर 4,200 जोड़ेंगे तो 1,08,200, और 5,000 लेस कर देंगे तो आ जाएगा 1,03,200। क्लियर है। इतना अगर बेसिक आपको मालूम है तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में मिलेंगे, आपके एग्जाम
नेशन हॉल में इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिलेगा आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। कितना आंसर आया? 1,03,200। ऑप्शन में भी देखिए दिख रहा है 1,03,200। तो इस तरीके से आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व कर लेंगे। अब एक बात और रखिएगा याद, यहाँ क्या पे किया है? सैलरी। आपके एग्जामिनेशन हॉल में सैलरी की जगह रेंट भी दे सकता है कि नहीं? वेजेज भी दे सकता है। तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस आपको ध्यान रखना है कि पेड कर रहा है कि नहीं। पेड माने एक्सपेंस, तो दिस ट्रीटमेंट इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। एक्सपेंस से रिलेटेड अगर कोई ऐसा बात बोला जाएगा तो इसी तरीके से आप सॉल्व कर देंगे, आंसर आपके सामने दिख जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का हिंदी वर्जन यहाँ लिख दिया गया है। जो भी हमारे प्रे स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं वो भी इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे चालू वर्ष के दौरान नगद में भुगतान किया गया, वेतन 1 लाख रुपया था तो चालू वर्ष का 1 लाख रख दिए। अंत में बकाया वेतन 4,000 था तो अंत वाला देखिए करंट ईयर का जोड़ दिए। चालू वर्ष के दौरान अगले वर्ष के लिए अग्रिम भुगतान, सॉरी एक लाइन छूट गया, चालू वर्ष से संबंधित पिछले वर्ष का अग्रिम भुगतान किया गया वेतन 4,200, उसको जोड़ दिए। प्रीवियस ईयर का था वो प्रीपेड, और फिर चालू वर्ष के दौरान अगले वर्ष के लिए अग्रिम भुगतान 5,000 रुपया, तो वो प्रीपेड करंट ईयर का था तो करंट ईयर का प्रीपेड माइनस कर दिए। कितना अमाउंट शो किया जाएगा वो आंसर आपके सामने आ गया। तो आई होप अब आपको एक्सपेंस से रिलेटेड अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो बेशक आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। फिर भी किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बना है तो आप कमेंट में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन को नोट करें, ये ज़रूर अपने कॉपी में कहीं नोट करके रखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा कम समय में सटीक आंसर को निकालने का तरीका है। बाकी तो आप परेशान हो जाएंगे निकालने से, है ना। बस इतना याद रखिएगा कि जितना हमने करंट ईयर में पे किया है उसमें करंट ईयर की जितनी आउटस्टैंडिंग जोड़ देना है, करंट ईयर का प्रीपेड माइनस कर देना है, और जस्ट इसी का उल्टा कर देना है, मीन्स प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस कर देना है, प्रीवियस ईयर का प्रीपेड ऐड कर देना है। तो क्या दिखाया जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में वो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बात और यही समझा देते हैं कि आपका यही क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के भी पूछा जा सकता है। बदल के क्या पूछ सकता है उसे भी यहीं देख लेते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में अगर किसी भी तरीके से घुमा के पूछे तो आंसर देने में आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे यहाँ पर कितना अमाउंट बताया है? 1 लाख रुपया। कितना बताया? 1 लाख रुपया ड्यूरिंग द ईयर में इतना रुपया पे किया गया। मान लीजिए क्वेश्चन में यही इंफॉर्मेशन गायब कर दे, ये गायब कर दे, ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन गायब हो जाए और ये इंफॉर्मेशन आपको दे दे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इतना रुपया दिख रहा है, इतना आउटस्टैंडिंग है, ये है, ये है, बताइए करंट ईयर में कितना पेमेंट किया है कि नहीं? करंट ईयर में कितना पेमेंट किया, या शोन इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कितना अमाउंट, उस तरीके से भी पूछ सकते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर तक कितना दिखाएंगे, ऐसे ही इनकम और एक्सपेंडिचर के 1,03,000 रुपया दे दे, 1,03,200 दे दे क्वेश्चन में, और आपसे पूछ दे कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना दिखाया जाएगा, तो उस केस में यही जो प्रोसेस आपने अपनाया था इसी प्रोसेस को कर दीजिएगा उल्टा। क्या कर दीजिएगा? उल्टा। मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का दिया है तो आप लिखिएगा अमाउंट शोन एज पर इनकम एंड उसके बाद यहाँ हेड किया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर, लेस कर देंगे कितना? 4,000। फिर प्रीपेड ऑफ द करंट ईयर लेस हुआ है तो उसको आप ऐड कर दीजिएगा। प्रीपेड ऑफ द करंट ईयर को क्या कर देना है? ऐड, ये 5,000 हो गया। लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर है तो ऐड हो जाएगा।
जो कि क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। प्रीपेड ऑफ द प्रीवियस ईयर ऐड है तो लेस कर देना है। प्रीपेड ऑफ द प्रीवियस ईयर लेस कर देना है 4200। तो इस तरीके से जब इसे देखेंगे तो 1,03,000 में 5,000 ऐड हो जाएगा 1,08,200। 1,08,200 और उसमें से ये दोनों फिगर लेस हो जाएगी, मीन्स 8,200। तो फाइनली ये अमाउंट मालूम हो गया कि नहीं जो क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया गया एक्सपेंस बोला है कितना है, और इनकम और एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का प्रीपेड माइनस जस्ट उल्टा, तो एक्सपेंडिचर में दिखाया जाने वाला अमाउंट आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर वाला अमाउंट दे रखा है और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाए जाने वाले अमाउंट को पूछ रहा है, तो जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिए ये तरीके से, ये आंसर आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी ट्रिक नहीं आपको पढ़ना है, कोई भी स्ट्रगल, कोई भी मेहनत अननेसेसरी नहीं करना है। इतना आप केवल जानते रहिए, बेशक आपके आंसर हमेशा सही ही निकलेंगे, कहीं से गलत नहीं होगा। तो ये दोनों पॉइंट आप लिख लीजिए कॉपी में, बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए। और भी क्वेश्चन ऐसे ही न्यूमेरिकल के अभी सॉल्व कराते हैं, पहले इतना आप नोट कर लीजिए। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18, जो पुरस्कार से रिलेटेड है, मीन्स फंड से रिलेटेड है। फंड्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बनाए जाते हैं, उन फंड्स में डोनेशन लोग करते हैं, तो फिर वो फर्म के लिए, मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट होगा या लाइबिलिटी होगा। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, बेसिक नॉलेज इसके ऊपर समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को करते हैं अभी। तो डोनेशन जो फर्म को, मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, वो उसके लिए एसेट नहीं होता है बल्कि लायबिलिटी होता है। तो डोनेशन दो टाइप का होता है, एक स्पेसिफिक डोनेशन होता है और एक जर्नल डोनेशन होता है। जो जर्नल डोनेशन होता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम होता है, और जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटी होता है। मतलब वो डोनेशन के अमाउंट को उसी जगह पर ही यूटिलाइज कर सकते हैं जिस पर्पस के लिए उन्हें वो डोनेशन मिला है। स्पेसिफिक के केस में अगर जर्नल है तो वो कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, तो फिर वो उनके लिए इनकम हो जाता है, लायबिलिटी नहीं होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्या है, तो क्वेश्चन को रीड करेंगे। देखिए लिखा है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड। प्राइज फंड का मतलब क्या होता है, इनाम देने के लिए फंड बनाया गया है। ऑर्गेनाइजेशन में इनाम देने की व्यवस्था है और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने एक फंड बना रखा है जिसका नाम दिया प्राइज फंड। और उस प्राइज फंड में ओपनिंग बैलेंस कितना दिख रहा है, 45,000 रुपया, 45,000 रुपया फंड में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और फिर बता रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर डोनेशन रिसीव टुवर्ड दिस फंड अमाउंटेड 12,000। ड्यूरिंग द ईयर में उसी फंड के लिए डोनेशन मिला कितना, 12,000 रुपया। कितना मिला, 12,000 रुपया। फिर कह रहा है कि अमाउंट स्पेंड ऑन प्राइजेज वाज 11,500। 11,500 का प्राइज भी दे दिया गया। और फिर आगे कह रहा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइजेज फंड इन्वेस्टमेंट वाज 6,000।
और 6,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला ऑर्गेनाइजेशन को। इसलिए मिला क्योंकि प्राइजेस फंड में जो पैसा था उसको उसने कहीं इन्वेस्ट कर रखा हुआ था और उस पर उसे इंटरेस्ट मिला। 4 पॉइंट बोल रखा है। और फिर बोला द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड विल बी। क्या पूछा है? प्राइज फंड में क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो कुछ टाइम के लिए हम क्लोजिंग फंड को आपकी पॉकेट मनी बनाते हैं। ये आपका जेब है। सोचिए आपके जेब में 45,000 रुपया पड़ा है और ड्यूरिंग द ईयर में आपको डोनेशन मिलता है 12,000 रुपये का। मतलब पहले से 45,000 आपके जेब में था प्लस 12,000 रुपया और मिल गया। तो कितना पैसा आपके पास आ गया? 45,000 पहले से था प्लस 12,000 आपको और मिल गया। तो जोड़ के कहाँ पहुँच गए आप? 57,000। टोटल इतना आपके पास हो गया। फिर करा अमाउंट स्पेंट ऑन प्राइस वाज 11,500। टोटल आपके पास 57,000 था, उसमें से आपने 11,500 रुपये का प्राइस दे डाला। तो फिर आपका पैसा तो कम हो जाएगा। तो कितना आपके पास पैसा बचा? तो आंसर हो जाएगा 45,500। इतना आपके पास बचा हुआ था। तब तक पता चला कि आपने जो अपने प्राइज फंड को इन्वेस्ट कर रखे थे उस पर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया। कितना? 6,000। तो इंटरेस्ट अगर आपको मिल गया तो इसका मतलब आपके जेब का पैसा 6,000 रुपये से बढ़ गया। तो इस तरीके से आपके पास टोटल बैलेंस जो दिख रहा है वो 51,500 रुपीज़ का दिख रहा है। और आपसे पूछा भी यही गया है कि प्राइज फंड में कितना क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब सब कुछ एक्टिविटी करने के बाद कितना बैलेंस बचा हुआ है। तो अमाउंट कितना निकल के आया? 51,500, जो कि हमारे ऑप्शन में देखेंगे तो बी वाले ऑप्शन में वो अमाउंट शो हो रहा है। इसका मतलब आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्लियर? अब इसी को जो आपने ऐसे देखा, इसी को हम फार्मूले बेस पे लिख देते हैं कि अगर आपको फंड से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो कैसे आप दिखा पाएंगे। और याद रखिएगा ये सारी चीज़ें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाना है। इसको कहाँ दिखाएंगे ले जा करके? तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। एक बात याद रखिएगा, किसी फंड से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम को रेवेन्यू इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखते हैं, बल्कि अगर किसी फंड को बना रखा गया है, किसी पर्पज़ के लिए फ़ंड बना रखे हैं, तो उस पर्पज़ के लिए जो भी इनकम या एक्सपेंस होगा वो भी बैलेंस शीट में ही शो होगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगा। तो ये हम ट्रीटमेंट कर दिए। अब इसको कैसे आप बनाएंगे? तो जब आपसे बोला जाए कि क्लोजिंग बैलेंस बताइए कितना, किसके बारे में पूछा जाए? क्लोजिंग बैलेंस के बारे में पूछा जाए तो उस केस में आपके क्वेश्चन में 100% ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा। कौन सा बैलेंस दिया रहेगा? तो आप उसको सबसे पहले लिख लीजिएगा, ओपनिंग बैलेंस एज पर क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी बैलेंस रहेगा, ठीक, उसको रख देंगे, ऐड कर देंगे इंक्रीज टू द फंड। जहाँ जहाँ से फंड बढ़ेगा उसको जोड़ते जाएंगे और लेस कर देंगे डिक्रीज टू द फंड। जहाँ जहाँ से फंड कम होगा उसको कम कर देंगे, तो क्या आपके पास बचा वो मालूम हो जाएगा। ठीक, जैसे इसी बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो बोला वर्ष के दौरान पुरस्कार कोष की प्रारंभिक शेष राशि कितना है?
45,000 रुपया। प्रारंभिक शेष राशि है 45,000, तो ओपनिंग बैलेंस एज पर क्वेश्चन 45,000 दिया है, तो रख दिए। इस निधि के लिए प्राप्त दान प्राप्त हो रहा है 12,000 रुपये का। सोचिए अगर 12,000 रुपये का दान मिल रहा है तो आपके दान में जितना पैसा दिख रहा है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जो दान के रूप में पैसा मिल रहा है जब उसको उसी में ले जाके रखेंगे तो दान का अमाउंट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हम इंक्रीज वाले में लिखें कि नहीं, इंक्रीज टू द फंड, तो यहाँ लिख देंगे डोनेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹12,000। ये 12,000 मिल गया। फिर बोला है पुरस्कारों पर खर्च की गई राशि 11,500। पुरस्कार देने में 11,500 रुपया खर्च हो गया। जितना रुपया खर्च करेंगे वो आपके फंड को कम करता है, तो उसको आप यहाँ से माइनस कर देंगे। फिर कह रहा है कि पुरस्कार निधि निवेश पर प्राप्त ब्याज 6,000। जो पुरस्कार निधि बनाया गया था उसको कहीं पे इन्वेस्ट किया गया था और उस पर ब्याज मिला कितना? 6,000 रुपये। तो 6,000 अगर ब्याज मिलेगा तो आपके निवेश में जो भी आपके फंड में जो भी पैसा दिख रहा है वो 6,000 से बढ़ जाएगा, तो 6,000 जोड़ देंगे। इस तरीके से जब आप इसका टोटल कर लेंगे तो कितना अमाउंट आएगा वो आपको मालूम हो जाएगा। तो कितना जाएगा? 51,500। ध्यान रखेंगे किसी भी फंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे ही सॉल्व करना है। ये क्लोजिंग बैलेंस आपका आ गया, इसी को बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्राइज फंड। और क्लोजिंग दिया होता ओपनिंग पूछता, ये वाला पूछता तो जस्ट उल्टा कर दीजिए, है कि नहीं? तो इस तरीके से जितने भी फंड से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया जाए, जरूरी नहीं कि प्राइज फंड का ही पूछे, बिल्डिंग फंड का भी हो सकता है कि नहीं, और भी किसी फंड का हो सकता है। तो किसी भी फंड से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो ऐसे ही आंसर आपको देना है, ठीक। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या निकल के आया? बी, 51,500। तो आई होप आप लोग प्राइज फंड्स मीन्स फंड से रिलेटेड या किसी एक्सपेंस को पे करने से रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो 100% आप क्वेश्चन को सही करके आएंगे, आपसे गलती नहीं होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे ऐसे ही न्यूमेरिकल को अभी कंटिन्यू करते हैं। मतलब कुल मिला के ये समझ लीजिए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने घुमा करके क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले आपको परेशान कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उसको यहाँ पर इजी से इजी वे में समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आपका एग्ज़ाम में टाइम भी बचे और आपका आंसर भी एग्जैक्ट निकल के आए। तो नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, जो कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड दिया है, मीन्स अभिदान से रिलेटेड दिया हुआ है। अभिदान क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। तो जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, मीन्स गैर व्यापारिक संस्थाएं जो होती हैं, उन संस्थाओं को जो चंदा मिलता है उसी को अभिदान भी बोलते हैं और इंग्लिश में सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं। तो ये जो चंदा मिलता है यही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेजर रेवेन्यू का सोर्स होता है। मतलब मेन इनकम की अगर हम बात करें कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के क्या हैं, तो आप बोलेंगे सब्सक्रिप्शन है, मीन्स चंदा है, मीन्स अभिदान है। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा इनकम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? इनकम से। और क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है? बोला है द अमाउंट क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी। मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, किस साइड की बात किया है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का मतलब होता है इनकम। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में कितना पैसा दिखाया जाएगा, ये आपसे पूछ रखा है। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में तो बहुत कुछ दे रखा है।
तो कैसे आंसर निकलेगा? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आया तो आंसर निकालने के लिए आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है। जो यहाँ पर लिखने जा रहे हैं बस उतना आपको याद रहे तो आंसर आसानी से आप निकाल ले जाएंगे। तो ये कैसे निकलेगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लेंगे अमाउंट शोन एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, या तो ये लिखेगा क्वेश्चन में या फिर लिखेगा अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर रुपीज इतना, जो भी लिखे उसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद इसी में ऐड कर दीजिएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा उसको ऐड कर देना है। लेकिन ध्यान रखना है किस ईयर का, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा करंट ईयर का भी हो सकता है और प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है। तो ऐड कौन सी ईयर का करना है? तो जो हमारा करंट ईयर का है उसको ऐड कर देना है और करंट ईयर का ही जो प्रीपेड होगा उसको माइनस कर देना है। ठीक है, करंट ईयर का। अब प्रीपेड को ही यहाँ पर एडवांस बोलते हैं, जो एडवांस में आपको मिल जाए वो माइनस कर देना है। उसके बाद करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग अगर ऐड हुआ है तो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगी? लेस। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर लेस कर देना है और प्रीवियस ईयर का जो एडवांस होगा उसको क्या कर देना है? ऐड। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर का होगा उसको यहाँ पे कर देना है ऐड, और उसके बाद जो निकल करके आएगा वही अमाउंट मालूम होगा कि शोन इन कहाँ? इनकम साइड। इनकम साइड में कितना अमाउंट दिखाया जाएगा वो मालूम हो जाएगा। इतना ही अगर आपको मालूम है, और याद ध्यान दीजिएगा ये ठीक ट्रीटमेंट उसी तरीके से हुआ जैसा कि अभी सैलरी से रिलेटेड कर रहे थे, मीन्स क्वेश्चन नंबर 17 है ना, वैसे ही ये भी है। देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड 1,20,000। ड्यूरिंग द ईयर में कितना मिल गया? 1,20,000 रुपया, 12,000 लिखा गया, ये 1,20,000 बना लीजिएगा, 1,20,000। ठीक है, तो अमाउंट शोन एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, दोनों नाम यहाँ आप लिखते हैं। कितना मिला? 1,20,000। तो उसको पहले रख देते हैं। उसके बाद कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ध्यान रखिएगा, एडवांस एक आपका ऐड हो रहा है और एक एडवांस लेस हो रहा है। एडवांस करंट ईयर वाला लेस होगा और प्रीवियस ईयर वाला ऐड होगा। तो यहाँ पर एडवांस वर्ड यूज कर दिया, तब आपको देखना कि ये एडवांस कौन से ईयर का है। तो एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर वाज ₹30,000। नेक्स्ट ईयर का पेमेंट एडवांस में रिसीव हो गया, मतलब अगले साल जो सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था वो सब्सक्रिप्शन इसी साल में ही पा गए हैं। तो ये करंट ईयर का हो गया। तो फिर हम बोलेंगे ये एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है। कितना? 30,000। तो उस 30,000 को क्या कर देंगे? लेस। क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। फिर कह रहा है, ये देखिए नेक्स्ट का है ना, नेक्स्ट ईयर वाज रुपीज इतना, रिसीव्ड इन एडवांस, फिर से एडवांस वर्ड लगा, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अब ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर साफ साफ बोल रहा है वाज कितना? 15,000। प्रीवियस ईयर का जो एडवांस सब्सक्रिप्शन होगा उसको क्या कर देना है? लेस कर देना है। तो आप उसको 15,000 से लेस कर देंगे। फिर देखिए क्या लिखा है, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर वाज ₹30,000। लेस होगा तो इसके सामने अमाउंट लिखिएगा, ये तो आउटस्टैंडिंग के सामने चला गया है।
इसके सामने, ठीक। फिर सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड ऑफ करेंट ईयर वाज 8400। करेंट ईयर के एंड में 8400 का एरियर्स है। एरियर्स का मतलब ही है आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी मिला नहीं है, मिलेगा। तो ये करेंट ईयर का है और करंट ईयर का क्या कर देना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 8400 ऐड हो जाएगा। फिर और कुछ बोला है क्या, द अमाउंट क्रेडिटेड टू, ये और तो कुछ है नहीं। अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 120 में 30 + 15 ऐड कर देंगे तो 1,20,000 प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45,000, टोटल करने पे 1,65,000। इसमें से लेस कर देना है, इन दोनों को लेस करना है, इसको जोड़ देना है। तो 1,20,000 में 8,400 ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 1,28,400। इन दोनों को जोड़ करके लेस कर देना है, मीन्स 45,000 लेस हो जाएगा। तो कितना आ गया, 83,400। कितना आ गया, 83,400 रुपीज़। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 1,28,400, इन दोनों को लेस कर दिए तो मालूम हो गया, सॉरी थोड़ा सा उल्टा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का लेस नहीं होता है, ऐड होता है। एग्जामिनेशन हॉल में देखिए ऐसे ही गलती करेंगे तो भी ऑप्शन मिलेगा, है कि नहीं। यहाँ ब्रैकेट साइन लग गया था गलती से, जो कि ये ऐड है, तो ऐड का मतलब फिर लेस नहीं होगा, ऐड ही करना है। हमारे 2 अमाउंट ऐड के हैं और 1 अमाउंट लेस का है। तो 120 में 8,400 + 15,000 ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, 1,28,400 + 15,000, तो 1,43,400। उसमें से आपको लेस कर देना है 30,000 का सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर का है, तो आ जाएगा 1,13,400। आप किसी भी तरीके से गलती करेंगे, चाहे ऐड करने में चाहे लेस करने में, 4 में से कोई न कोई एक ऑप्शन जो दिख रहा है वो आपके आंसर में भी दिखेगा। जैसा कि इसके पहले ये ऐड होने की जगह पर लेस हुआ था तो 83,400 आंसर दिख रहा था, फिर भी गलती होने के बावजूद भी आंसर सही आया। तो जब आपने सही किया तो देखिए आंसर 1,13,400 दिख रहा है और आपके उन चारों ऑप्शन में से 1,13,400 का आंसर दिख भी रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में अमाउंट शोन एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गायब कर देता है और आपके क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाने वाला अमाउंट दिखता रहता है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखने वाला अमाउंट कितना है, अगर वो क्वेश्चन में दे रखा है और आपसे पूछा है कि बताइए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कितना पैसा दिखाया जाएगा, तो सारा पैटर्न यही रखना है। बस अमाउंट शोन एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जगह पर आप लिखेंगे अमाउंट शोन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो चीज़ यहाँ प्लस हुआ है वो चीज़ लेस हो जाएगा, जो लेस हुआ है वो ऐड हो जाएगा, जो लेस हुआ है वो ऐड हो जाएगा, जो ऐड हुआ है वो लेस हो जाएगा। मीन्स जैसा अभी आपने एक्सपेंडिचर के केस में देखा था, क्वेश्चन नंबर 17 में आपने सैलरी के केस में देखा था, सारा कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होता है सब्सक्रिप्शन के भी ऊपर। तो चाहे सब्सक्रिप्शन आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करने वाला पूछे और चाहे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करने वाला पूछे और चाहे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पूछे, किसी का भी पूछता है, निकालने का तरीका सेम यही होगा। बस कुछ आइटम ऐड होने की जगह पे लेस होने लगेंगे और जो आइटम लेस हो रहा था वो ऐड होने लगेगा। तो आपको ये फार्मूला अपने कॉपी पे नोट करके रखना है। एग्ज़ाम देने से पहले
इन्हीं सभी शॉर्टकट फार्मूले को याद करके रखना है, जहाँ से आपका टाइम भी बचेगा और आंसर भी एग्जैक्ट निकल के आएगा। तो नोट करिए। और एक क्वेश्चन आपको सब्सक्रिप्शन से ही रिलेटेड कराते हैं, थोड़ा सा इससे हो सकता है हटके हो, तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। ये भी देखिए सब्सक्रिप्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और देखना है कि इसका आंसर क्या निकल के आता है। तो पहले हम क्वेश्चन के सेंस को समझ लें। फार्मूला तो हमें पता ही है कि जितना अमाउंट शो करेगा करंट ईयर में रिसीव्ड का, उसमें करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग को जोड़ देना है, करंट ईयर के एडवांस को माइनस कर देना है, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग को माइनस कर देना है और प्रीवियस ईयर के एडवांस को ऐड कर देना है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाने वाला क्या अमाउंट होगा वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। लिखा है मीनाक्षी स्पोर्ट क्लब शोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21। 2020 से 21 फाइनेंशियल ईयर की कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है मीनाक्षी स्पोर्ट क्लब। क्या इन्फॉर्मेशन है? तो पहली इन्फॉर्मेशन है द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज। ध्यान दीजिएगा, द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 70,000 इंक्लूडिंग 10,000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। क्लियर? इसका मतलब मीनाक्षी स्पोर्ट क्लब के पास रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 70,000 रुपया दिख रहा है। कितना रुपया दिख रहा है? 70,000। अब कह रहा है कुछ 70,000 में 10,000 रुपया ऐसा है जो उस साल का नहीं है बल्कि नेक्स्ट ईयर का है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का वो इसमें इंक्लूड है। तो इस 10,000 को हम क्या माने, आउटस्टैंडिंग या एडवांस? तो ध्यान से समझेंगे। जो मीनाक्षी स्पोर्ट क्लब का इंफॉर्मेशन शो हो रहा है वो फाइनेंशियल ईयर 20 से 21 का हो रहा है, मतलब करंट ईयर का हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब करंट ईयर। तो ये 70,000 करंट ईयर का है और कह रहा है कि इस 70,000 में इंक्लूड है, ये 70,000 करंट ईयर का है और इस 70,000 में 10,000 इंक्लूड है नेक्स्ट ईयर का, मतलब करंट ईयर के आगे का। करंट ईयर के आगे की बात कर रहा है। मतलब अब ये कहेंगे कि आगे का जो 10,000 रुपया था वो 10,000 हमें इसी साल मिल गया है कि नहीं। तो आपको हमने बताया है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट शो किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछे तो आप सिर्फ और सिर्फ एक साल की इनकम को दिखाते हैं। सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको 70,000 रुपया भले ही मिला है, लेकिन उस 70,000 में 10,000 रुपया नेक्स्ट ईयर का आपको इसी साल ही मिल गया है। तो मतलब ये जो 10,000 है इसको हम बोलेंगे कि ये एडवांस है, एडवांस है करंट ईयर का। करंट ईयर में हमें 10,000 का एडवांस मिल गया। तो याद करिए करंट ईयर के एडवांस का ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो आंसर होगा करंट ईयर के एडवांस का ट्रीटमेंट माइनस करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय यहाँ आप लिखेंगे अमाउंट शोन एज पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ₹70,000। 70,000 इसमें इंक्लूड है एडवांस ऑफ द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का एडवांस इसमें इंक्लूड है, मीन्स नेक्स्ट ईयर का एडवांस हमें करंट ईयर में ही मिल गया है ना। तो ऐसे लिख लेंगे 10,000, ये 10,000 लेस हो जाएगा। और क्या बोला? सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर सॉरी, सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर नॉट एट रिसीव्ड इज ₹15,000। नॉट एट रिसीव्ड का मतलब होता है कभी मिला नहीं है, मिलेगा। कौन से ईयर का है? करेंट ईयर का। मतलब करेंट ईयर का 15,000 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन अभी मिला
नहीं है। तो ये एरियर हो गया कि नहीं, तो एरियर को हम आउटस्टैंडिंग ही बोलते हैं। तो ये एरियर ऑफ द करंट ईयर है। अब करंट ईयर के एरियर्स को क्या करते हैं, तो आंसर होगा ऐड करते हैं। तो करंट ईयर का एरियर्स अगर ऐड होगा तो उसको आप आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर के नाम से लिख सकते हैं या एरियर्स ऑफ द करंट ईयर के नाम से लिख सकते हैं। तो आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर 15,000 ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से 70,000 से 10,000 लेस होगा तो 60,000 बचेगा और 60,000 में 15,000 प्लस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा कितना, 75,000 रुपीज़। कितना आ जाएगा, 75,000 रुपीज़। इसके अलावा आपके क्वेश्चन में और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो फिर हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व भी होता है। तो कितना अमाउंट आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा, तो आंसर होगा 75,000। ऑप्शन में देखेंगे 75,000 कहाँ दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन में 75,000 बी वाले में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर बना वो क्या बन गया, बी। क्लियर। तो जो भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में परेशान कर सकते हैं, मैंने पूरी कोशिश किया उससे रिलेटेड इजीली कॉन्सेप्ट जो जो बन सकते हैं उसको बना करके समझाने का। फिर भी आपके मन में किसी भी टाइप का कोई भी डाउट बनता है तो बेशक आप कमेंट में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी नोट करें, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको हमें डिस्कस करना है आपके साथ। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर और भी क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंपनी के बैलेंस शीट से रिलेटेड। कंपनी का बैलेंस शीट कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है और कंपनी के बैलेंस शीट को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में न बना करके वर्टिकल फॉर्म में बनाया जाता है। और कंपनी में जो भी पैसा पब्लिक इन्वेस्ट करती है वो शेयर के फॉर्म में इन्वेस्ट करती है, जिसे कंपनी शेयर कैपिटल के नाम से जानती है। अब ध्यान दीजिएगा, जब कोई कंपनी बनती है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि दैट पार्ट ऑफ द अथराइज्ड कैपिटल दैट इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड, मतलब कंपनी अपने अथराइज्ड कैपिटल का जो पार्ट ऑफर करती है किसको, पब्लिक को, क्या करने के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, उसे कौन सी पूंजी बोलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि कंपनी की अथराइज्ड कैपिटल है ही क्या। तो जब कोई कंपनी बनती है तो कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाती है। क्या बनाती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक होता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज, कंपनी को कैपिटल क्लॉज में ये बात मेंशन करना होता है कि हमारी कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, कितना हमारे कंपनी का कैपिटल होगा। उसी कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। कौन सी कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। उसी कैपिटल को ही अथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं, अथराइज्ड कैपिटल, और उसी कैपिटल को ही नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के अथराइज्ड कैपिटल क्या है, तो कंपनी को चलाने के लिए मैक्सिमम कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगा, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगा, उसी अमाउंट को कैपिटल क्लॉज में मेंशन किया जाता है, जिसे हम अथराइज्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं। कंपनी को टोटल कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगा, ये जब कैपिटल क्लॉज में मेंशन कर दिया जाता है तो कंपनी पूरा का पूरा पैसा तुरंत नहीं लेती है पब्लिक से, क्योंकि पूरा पैसा इकट्ठा लेकर के अननेसेसरी उस पैसे को वेस्ट किया जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि किसी पर्सन को आवश्यकता से अधिक पैसा अगर मिल जाए तो फिर वो पैसा अनावश्यक ही खर्च होता है। तो ऐसे ही जब कंपनी खुलती है तो कंपनी को पूरे कैपिटल की ज़रूरत तुरंत नहीं होती है, बल्कि कंपनी को ऑपरेट किया जाता है। ऑपरेट करते करते टाइम टू टाइम पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और कंपनी धीरे धीरे पब्लिक से पैसा लेती रहती है। तो टोटल रजिस्टर्ड कैपिटल का पूरा पैसा न लेकर के कुछ पार्ट लिया जाता है। सपोज दैट कंपनी की अथराइज्ड कैपिटल 1 लाख थी, कंपनी ने सोचा
कि अभी हम सिर्फ 40,000 रुपया लेंगे, बाकी नहीं लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। तो इस 40,000 के लिए कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है, मीन्स निमंत्रण देती है। कंपनी पब्लिक को निमंत्रण कैसे देती है अब वो बता देते हैं। तो कंपनी जो भी कैपिटल के रूप में पैसा लेती है वो शेयर के फॉर्म में लेती है। तो शेयर मान लीजिए एक कंपनी का है 10 रुपये का, तो कंपनी ने कहा भैया मैं 40,000 रुपया पब्लिक से लेना चाहता हूँ और पब्लिक को एक शेयर जब मैं दूंगा तो 10 रुपये का होगा। मतलब हमारे यहाँ जो जितना भी पैसा लगाएगा उसके बदले में हम उसको शेयर देंगे और एक शेयर हमारा 10 रुपये का होगा। तो इस तरीके से इस 40,000 रुपये के बदले में नंबर ऑफ़ शेयर्स कंपनी कितना देगी पब्लिक को। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात करें तो 40,000 को डिवाइड कर देंगे उसी 10 रुपये से, तो मालूम हो जाएगा 4,000 शेयर। तो ऐसे बोलेंगे कि कंपनी ने 4,000 शेयर के लिए पब्लिक को निमंत्रण दिया है कि मैं अपना 4,000 शेयर बेचना चाहता हूँ, मेरा एक शेयर 10 रुपये का है, जिसको जितना शेयर लेना है उतने शेयर में 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो बनता है समझ जाइए वही आपको पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप हमारा शेयर लेते हैं। तो ये कंपनी ने क्या किया, निमंत्रण दे रहा है किसको, पब्लिक को। जितने पैसे के लिए कंपनी पब्लिक को निमंत्रण देती है उसी को हम लोग इशूड कैपिटल के नाम से जानते हैं। कौन से कैपिटल के नाम से, इशूड कैपिटल के नाम से जानते हैं, मीन्स निर्गमित पूंजी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा है। तो दैट पार्ट ऑफ द अथराइज्ड कैपिटल दैट इज ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड। अथराइज्ड कैपिटल का जितना पार्ट पब्लिक को ऑफर किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इशूड कैपिटल। क्या हो जाएगा, इशूड कैपिटल। क्लियर। तो ऑप्शन में देखिए इशूड कैपिटल दिख रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो लास्ट ऑप्शन आपका दिख रहा है डी, इशूड कैपिटल, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बट क्वेश्चन को और भी तरीके से पूछ सकता है, जैसे दैट पार्ट ऑफ द अथराइज्ड कैपिटल दैट इज ऑफर की जगह पर रिसीव्ड लिख दे, दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक इज कॉल्ड। पब्लिक से जितना पैसा मिल गया उसको कंपनी किस नाम से जानेगी। तो उस केस में उसे बोलेगी पेड अप कैपिटल। किस नाम से जानेगा, पेड अप कैपिटल। ठीक। और कॉल्ड अप क्या होता है, तो कॉल्ड अप और पेड अप में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझा देते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। इसी को मिटा करके यहाँ पे आपको कॉल्ड अप और पेड अप समझा देते हैं। बस इतना याद रखे रहिएगा, कंपनी ने कितने शेयर इशू किया था। तो कंपनी ने इशू किया था 4,000 शेयर्स। कितने शेयर, कंपनी ने 4,000 शेयर्स पब्लिक को देने के लिए ऑफर किया। एक शेयर कितने रुपए से, 10, तो कितना रुपए हो गया, 40,000। अब इस 4,000 शेयर्स को मान लीजिए 4 लोगों ने लिया, ए, बी, सी और डी। ए ने लिया 10,000 शेयर्स, बी ने लिया 15,000 शेयर्स, सी ने लिया 5,000 शेयर्स और डी ने भी लिया 10,000 शेयर्स। सॉरी, एक जीरो हटा दीजिए। 1,000, 1,500, 500 एंड 1,000, क्योंकि 4,000 शेयर्स है ना। तो इस तरीके से शेयर्स लिए। अब कंपनी जो 10 रुपीज़ का एक शेयर बोला था उस पैसे को कंपनी टुकड़ों में मांगती है। तो टुकड़ों में मतलब कैसे, तो पूरा पैसा इकट्ठा ना मांग करके कुछ पैसा एप्लीकेशन पे, मान लीजिए 2 रुपये एप्लीकेशन पे मांगा, कुछ पैसा अलॉटमेंट पे तो 4 रुपये अलॉटमेंट पे मांगा और कुछ पैसा कॉल पे तो 4 रुपये कॉल पे। इस तरीके से 10 रुपये मांग लिया। कंपनी ने जब कहा कि हम 4,000 शेयर बेचना चाहते हैं तो पब्लिक ने पूरे 4,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन किया। तो 4,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन 2 रुपये के रेट से कंपनी को 4,000 इंटू 2 रुपीज़ के रेट से 8,000 रुपया
रिसीव हो गया। ठीक, उसके बाद कंपनी ने अलॉटमेंट का जब पैसा मांगा तो ABCD चारों लोगों से मांगा 4000 शेयर्स, अलॉटमेंट 4 रुपये की रेट से, तो उन लोगों ने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया, तो कंपनी को ये भी पैसा मिल गया। फिर कंपनी ने, ये तो एप्लीकेशन का पैसा पाया, ये अलॉटमेंट का पाया। फिर कंपनी ने कॉल किया, पूरे 4000 शेयर पे कंपनी ने 4 रुपये की रेट से 16,000 तो मांगा था, बट जो C था वो पेमेंट नहीं कर पाया, वो पेमेंट नहीं कर पाया, है कि नहीं। तो उस केस में इसमें से जितना C नहीं कर पाया, 500 पे 4 रुपीज़ की रेट से 1000 नहीं कर पाया, तो फिर पेमेंट केवल कंपनी को कितना मिला, 15,000, और इस तरीके से इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15, 16, 31 एंड 39,000। तो कंपनी की पेड अप कैपिटल केवल कितनी बनी, 39,000। जबकि कंपनी ने मांगा कितना था, तो मांगा तो भैया पूरा है ना, 8 यहाँ पर भी, 16 यहाँ पर भी और 16 यहाँ पर भी, है कि नहीं। कंपनी ने मांगा पूरे 40,000 रुपीज़, कॉल्ड अप तो पूरा है, बट कंपनी को रिसीव कितना है, मीन्स पेड अप कितना है, तो 39,000 है। यही डिफरेंस है। कॉल्ड अप का मतलब होता है कंपनी के द्वारा मांगा गया पैसा, तो कंपनी ने 4000 शेयर पे 2 रुपये के रेट से रिसीव किया पहले एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन पे पहले पैसा कंपनी मांगती नहीं है, एप्लीकेशन पे कंपनी को डायरेक्ट पैसा मिलता है। फिर कंपनी ने उन लोगों से पैसा मांगा जो लोग कंपनी के शेयर को खरीदे थे, जैसे ABCD। तो ABCD से कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा 4000 शेयर पे 4 रुपीज़ की रेट से 16,000 मांगा, और ABCD ने अलॉटमेंट का पैसा दे भी दिया, तो कंपनी को 16,000 मिल भी गया। कंपनी ने 8,000 यहाँ मांगा, पा गया, 16,000 अलॉटमेंट पे मांगा, मिल भी गया, 8 इधर मिला, 16 इधर मिला। फिर कॉल पे कंपनी ने 16,000 मांगा, बट मिला उसको केवल 15,000, तो पेड अप तो बन रहा है केवल 39, जबकि कॉल्ड अप कितना हुआ, 40। तो कॉल्ड अप का मतलब होता है कंपनी के द्वारा मांगा गया पैसा, और पेड अप का मतलब होता है कि पब्लिक के थ्रू पे किया गया पैसा। तो ये होता है आपका कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल क्या होता है। तो कॉल्ड अप का मतलब जितना कंपनी मांगे, और पेड अप का मतलब जितना कंपनी को मिल जाए। ठीक, इशूड कैपिटल किसे बोलते हैं, इशूड कैपिटल का मतलब निर्गमित पूंजी, निर्गमित पूंजी का मतलब कंपनी के द्वारा पब्लिक को ऑफर किए गए अंशों की संख्या, और उन अंशों की संख्या में अंशों की रेट से मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट जो आएगा वो आपका बन जाएगा निर्गमित पूंजी। क्लियर। तो अब आपसे चाहे कॉल्ड अप का क्वेश्चन बना के पूछे, चाहे पेड अप का बना के पूछे, चाहे इशूड का पूछे, आराम से बता ले जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन। फिर भी कोई कन्फ्यूजन बन रहा है तो कमेंट में आप अपने कन्फ्यूजन को पूछ सकते हैं। क्लियर है, तो इसको नोट कर लीजिए, और कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। इसके साथ ही हमारा ये सेशन ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जो है उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आपकी कोई क्लास नहीं छूटेगी। ठीक है। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, जब मैं वीडियो का डिटेल देखता हूँ तो वहाँ 40-50% ऐसे व्यूवर हैं जो चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, फिर भी वीडियो उन्होंने देखा है। मैं स्पेशली हम्बल रिक्वेस्ट उनसे करता हूँ कि अगर आप उसी में से हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे फैमिली के मेंबर होते हैं, और जहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमें पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर के आते हैं। तो इसी होप के साथ, इसी आशा के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।